गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि क्रूड ऑयल है उसका डिसॉल्टिंग प्रोसेस कैसे होता है या डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि क्रूड का स्टेबलाइजेशन क्यों करते हैं, क्रूड ऑयल को स्टेबलाइज क्यों करते हैं और वो प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स या उसके टाइप्स हैं जिसको अपन यूज करते हैं क्रूड को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्रूड स्टेबलाइजेशन एक जनरल प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी उसके अंदर लिक्विड के अंदर जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सो दैट उसका वेपर प्रेशर है वो अपन डिक्रीज कर सके। ठीक है, ताकि अपन क्या करते हैं कि जो वेपर प्रेशर जो भी डिजायर्ड लेवल पे चाहिए उस पे ला सकें। ठीक है, तो वो डिजायर्ड लेवल पे इसलिए लाना होता है कि क्योंकि जो अपना क्रूड है उसको अपन स्टोर करते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे स्टोरेज टैंक्स। ठीक है, तो वहाँ पे स्टोर करते हैं या पाइपलाइन में भेजते हैं या रिफाइनरी ने स्पेसिफाइड किया है कि पर्टिकुलर इतने वेपर प्रेशर का लिक्विड आना चाहिए। ठीक है, तो उस वेपर प्रेशर जो भी अपन को डिजायर्ड है उस तक पहुँचने के लिए या उस तक डिजायर्ड लेवल तक ले जाने के लिए अपन क्या करते हैं कि क्रूड के अंदर से जो भी लाइटर कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करते हैं और जो इंटरमीडिएट और जो हैवियर कंपोनेंट है उनको अपन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो क्रूड स्टेबलाइजेशन क्या है, जनरल प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब जो भी उसके अंदर C3 to C5 कंपोनेंट जितने भी हैं। ठीक है, और उससे अलावा हैवी कंपोनेंट है C6+ जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी अमाउंट को अपन इंक्रीज करते हैं। और C1 to C4 C1 to C2 मतलब मेथेन एंड एथेन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या करते हैं, उसके अंदर से वेपराइज करके और उससे आउट कर देते हैं या उससे रिमूव करते हैं। ठीक है, अब ये वेपराइजेशन प्रोसेस, ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस अगर ऑयल फील्ड में हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्रूड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, और अगर ये गैस फील्ड में हो रही होती है तब उसको बोलते हैं अपन कंडेंसेट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, देन आपका है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स है, अगर वो हैवियर है, हायर चेन है, लॉन्ग चेन है, तो वो क्या होते हैं, जनरली लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में इनकी जो वैल्यू होती है वो हायर होती है कंपेयर टू लाइटर कंपोनेंट्स की कंपैरिजन में। ठीक है, तो इन जो कंपोनेंट होते हैं इनकी लिक्विड की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू गैस एज ए गैस कंपोनेंट। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि लाइटर कंपोनेंट को रिमूव करेंगे और उसके अंदर इंटरमीडिएट और जो हैवियर कंपोनेंट है उनको अपन उनकी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रूड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे कंडेंसेट जो गैसेस होती है, गैस कंडेंसेट होते हैं, उनमें हायर परसेंट ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स होता है, तो अपन इन जनरल इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि ये जो मोस्ट कॉमन मेथड इसके लिए अपन यूज करते हैं लाइट हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करने का, वो क्या है कि हाइड्रोकार्बन लिक्विड को अपन स्टेज सेपरेशन, मतलब जब ये स्टॉक टैंक में अपन भेजते हैं क्रूड ऑयल को, उससे पहले अपन क्या करते हैं कि मल्टी स्टेज सेपरेशन करते हैं। ठीक है, अपन आगे देखेंगे मल्टी स्टेज सेपरेशन कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो बेसिक जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर अपने पास होता है कि अपन उसमें से लाइटर कंपोनेंट को रिमूव कैसे करते हैं, वो होता है आपका मल्टी स्टेज सेपरेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि वैसे अपन क्या करते हैं, मल्टी स्टेज सेपरेशन के अलावा और भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन एक स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, स्टेबलाइजर कॉलम यूज करके। ठीक है, बट वो यूज करेंगे और वो ज्यादा अपने लिए एफिशिएंट होगा, बट वो उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो और बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, जैसे ऑफशोर लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेस की लिमिटेशंस रहती है, तो वहाँ पे आप ये स्टेबलाइजर हर जगह लगा नहीं सकते, इसलिए अपन मोस्टली क्या करते हैं कि मल्टी स्टेज सेपरेशन है उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ये क्रूड स्टेबलाइजेशन है इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसके 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका है कि मल्टी स्टेज सेपरेशन, जो मैंने बोला कि अपन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेदरिंग इन ए स्टॉक टैंक। ठीक है, ये वाला वेदरिंग प्रोसीजर के जो स्टॉक टैंक में जाता है तो अपन क्या करते हैं कि उसके
वेपर प्रेशर को अपन मेंटेन करके रखते हैं। स्टोरेज टैंक होता है, स्टॉक टैंक होता है, उसका एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो लिक्विड जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी वेपराइज करके अपन वहाँ पे वेदर में फ्लेयर आउट करते हैं, ठीक है। तो वो वेदरिंग प्रोसीजर है स्टोरेज टैंक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीटर ट्रीटर आफ्टर द सेपरेशन। सेपरेशन के बाद अपन हीटर ट्रीटर जो अपन यूज कर रहे थे इमल्शन ब्रेकिंग के लिए, ठीक है, जहाँ पे एफिशिएंटली अपन ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर रहे थे, वहाँ पे वही सेम हीटर ट्रीटर को अपन एज ए स्टेबिलाईजर भी यूज करते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट में आगे देखेंगे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलाईजर, ठीक है। तो ये आपके 4 मेथड्स हैं कि क्रूड को अपन स्टेबिलाईज कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये मेथड है उसको अपन सेलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन मेथड्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है कि एन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन दैट रिक्वायर्स ए लो क्रूड वेपर प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट डिपेंड करेगा कि अपन क्रूड ऑयल जिसको भी जिस भी रिफाइनरी को भेज रहे हैं या फिर जिसको भी सप्लाई कर रहे हैं क्रूड ऑयल, तो उसने एक अपना जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसका स्पेसिफाइड उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि उस क्रूड ऑयल का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सोर क्रूड विद ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ H2S लेस देन 60 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे अपना सोर क्रूड प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कि उसके अंदर H2S है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो आपका H2S का अमाउंट है वो 60 पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग आप अलग टाइप का मेथड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेट विद 50 डिग्री API और हायर एंड मतलब अगर कहीं पे भी कंडेंसेट आपके साथ प्रेजेंट है जिनको अपन गैस कंडेंसेट बोलते हैं जनरली, जो C4 C5 कंपोनेंट है उनको बोलते हैं जनरली कंडेंसेट, ठीक है। तो उनका अगर API जो ग्रेविटी की बात करते हैं अगर वो 50 डिग्री से ज़्यादा है और वहाँ पे फ्लो रेट्स हैं वो क्या है फ्लो रेट्स बहुत एक्सेस में है 5000 बैरल पर डे से ज़्यादा है, देन उसके अकॉर्डिंग अपन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके फैक्टर्स कि कौन से मेथड को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फ्लैश कैलकुलेशन, ठीक है। फ्लैश कैलकुलेशंस क्या होती है? फ्लैश कैलकुलेशंस अलाउ वन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन वेपर एंड लिक्विड एट एनी पॉइंट इन प्रोसेस, ठीक है। ये जो फ्लैश कैलकुलेशंस करते हैं इससे अपन पता करते हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन अपने पास मिक्सचर है या जो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है उसमें वेपर का कितना पार्ट है और उसके अंदर लिक्विड कितना है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को अगर निकालना है कि उसके अंदर वेपर का कितना फ्रैक्शन है और लिक्विड का कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये अपन फ्लैश कैलकुलेशन के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर ईच कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन मिक्सचर में क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर पे उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। जो ये अपना हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है, मतलब C1 से लेके C18 प्लस कंपोनेंट सारे उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हर एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसी भी वेपर फेज में वो डिपेंड करेगा कि उसका प्रेशर कितना है उस मिक्सचर का, उसका टेम्परेचर क्या है और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, फर्स्ट अपना है मल्टी स्टेज सेपरेशन, ठीक है। तो मल्टी स्टेज सेपरेशन का क्या होता है? मल्टी स्टेज सेपरेशन में जनरली अपन क्या करते हैं, अपन जो सेपरेटर यूज कर रहे थे जनरली अपने वही सेपरेटर होते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है, अपन वर्टिकल सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा जैसे अपन ने वहाँ सेलेक्ट किए थे कि अगर GOR गैस वहाँ वो जो फैक्टर्स कंसिडर किए कि अपन को कौन सा सेपरेटर कब यूज करना है,
ठीक है। जो बेसिक अपन यूज कर रहे थे कि अगर हाई GOR है तब अपन हॉरिजॉन्टल सेपरेटर लेते हैं, अगर लो GOR है देन अपन वर्टिकल सेपरेटर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन अपना 3 फेज सेपरेटर अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ से अपना जो फर्स्ट सेपरेटर अपन लगा रहे हैं वो होगा आपका हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर मतलब उसका प्रेशर हाई होगा, मतलब 1200 PSI। ठीक है, जो अपना फर्स्ट सेपरेटर होगा वो क्या, वैसे जो फ्लूइड आया यहाँ पे आप सेपरेटर में डाला और ये सेपरेटर आपका फर्स्ट सेपरेटर है और इसका प्रेशर सेट करके आपने कि इसका प्रेशर है 1200 PSI जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आया लिक्विड, इसमें से जितनी गैसेस आपको आउट पे मिल रही थी उतनी आउट पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो आपका क्रूड ऑयल मिला उसको आप क्या करोगे, एक नेक्स्ट सेपरेटर में भेजोगे और नेक्स्ट वाले का प्रेशर है जो अपन ने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और उसका प्रेशर कर दिया अपन ने 500 PSI जी। ठीक है, अब यहाँ पे 1200 था, यहाँ से कुछ जो लाइटर कंपोनेंट्स है वो क्या हो गए, फ्लैश आउट हो गए या गैसेस के साथ बाहर निकल गए। ठीक है, जितने हो रहे थे। अगर अपन और प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि जो लाइटर कंपोनेंट है वो उसके अंदर से वेपराइज होके बाहर निकलेंगे। ठीक है, अगर प्रेशर और रिड्यूस किया तो इसके अंदर जो भी लाइटर कंपोनेंट है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 500 अगर PSI कर दिया तब। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन को और जो क्रूड मिला है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे जो क्रूड मिलेगा वो क्या होगा, रिच होगा किसमें, हैवियर कंपोनेंट्स में। ठीक है, उसके बाद भी अपन को लगता है कि इसमें और लाइटर कंपोनेंट्स हैं जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एक लो प्रेशर सेपरेटर होगा जिसका प्रेशर अपन ने 300 PSI दी। ठीक है, अपन क्या करते जाएंगे, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज में जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करते जाएंगे, तो अपन को जो भी लाइटर कंपोनेंट्स है वो आपके फ्लेयर आउट होते जाएंगे या उसमें से रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो लिक्विड मिलेगा उसको अपन डायरेक्टली स्टॉप टैंक में भेज देंगे। ठीक है, तो ये है आपका मल्टी स्टेज सेपरेशन जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, हर एक सेपरेटर का प्रेशर वेरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये है आपका मल्टी स्टेज सेपरेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ऑयल हीटर ट्रीटर। ठीक है, ऑयल हीटर ट्रीटर क्या करता है, बेसिकली 3 फेज सेपरेटर से जो भी 3 फेज सेपरेटर है जो कि जनरली कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ग्रेविटी सेपरेशन पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेपरेशन मिलता है ऑयल एंड वाटर का, ठीक है, ऑयल में से वाटर सेपरेट होता है, वो इतना एडुकेट या इतना परफेक्टली नहीं होता है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, तो अपन क्या करते हैं, इमल्शन को ब्रेक करने के लिए हीटर ट्रीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो यही है 3 फेज सेपरेटर्स विच यूटिलाइज ग्रेविटी सेपरेशन ऑफन आर नॉट एडुक्वेट टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम द ऑयल। इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं इमल्शन को। ठीक है, हीटिंग द इमल्शन इज कॉमनली यूज्ड टू ब्रेक द इमल्शन। हीटर ट्रीटर्स इम्प्रूव द ऑयल वाटर सेपरेशन। हीटर ट्रीटर है वो ऑयल एंड वाटर के सेपरेशन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ऑल्सो स्टेबिलाइज द क्रूड बाय वेपराइजिंग द लाइट हाइड्रोकार्बन प्रायर टू द क्रूड फ्लोइंग टू द स्टॉक टैंक। ठीक है, अपन क्या करते हैं, वहाँ पे हीट प्रोवाइड करें, तो हीटर ट्रीटर में जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, उससे क्या हो रहा है, ऑयल एंड वाटर का जो सेपरेशन है वो तो एफिशिएंट हो ही रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है कि ये क्रूड को स्टेबिलाइज करने का भी काम कर रहा है, क्योंकि अपन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो लाइटर फ्रैक्शन है उसके अंदर, अगर लिक्विड के अंदर, तो वो भी क्या हो रहे हैं, वेपराइज होके वहां से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये भी क्या कर रहा है, क्रूड स्टेबिलाईजेशन का काम कर रहा है। ठीक है, विद हीटर ट्रीटर ऑफन रिजल्ट्स इन हायर देन डिजायर्ड लॉसेस। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे हीट अपन काफी अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, तो अपने जो जितने चाहते हैं कि जितने लाइटर फ्रैक्शंस को अपन रिमूव करना चाहते हैं उससे ज़्यादा, इवन जो इंटरमीडिएट फ्रैक्शंस है हाइड्रोकार्बन के, वो भी लॉस होने लग जाते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं, जिनको अपन रिमूव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और वो फ्लैश हो जाते हैं, तो अपन जैसे क्रूड ऑयल, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, क्रूड को अपन ने हीट किया और उसको अगर डायरेक्ट अपन स्टॉक टैंक में डालेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो भी फ्लैश आउट हो जाएंगे, जिनको अपन फ्लैश आउट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है,
तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कि क्योंकि ये इसका ड्रॉबैक है कि जो कंपोनेंट अपन जितना अपन लाइटर कंपोनेंट्स को लूज नहीं करना चाहते हैं उतने उससे ज़्यादा कंपोनेंट लूज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड का अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है। बट अपन क्या चाह रहे हैं कि लिक्विड के अमाउंट को इंक्रीज करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि इसको स्टोरेज टैंक में जो ये स्टोरेज टैंक में भेज रहे हैं अपन क्रूड को स्टॉक टैंक में डाल रहे हैं, तब फ्लैश आउट हो रहे हैं अपने जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक कूल डाउन करने के लिए, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, ताकि कूल डाउन कर थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो लूज नहीं हो, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं उसको स्टोरेज टैंक या स्टॉक टैंक में डालने से पहले। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि हीट एक्सचेंज होगी, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है। द क्रूड कैन बी कूल्ड इन ए हीट एक्सचेंजर बिफोर एंटरिंग टू स्टोरेज टैंक, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक स्टोरेज टैंक यूज कर सकते हैं। दिस विल लीड टू ए फीवर वेपर लॉसेस एंड हेल्प टू स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स व्हेन क्रूड इज फ्लैश्ड एट द स्टॉक टैंक कंडीशंस, ठीक है। अब ये किस में हेल्प करेगा कि स्टॉक टैंक पे जब अपन बोला कि फ्लैश आउट हो रहे थे कंपोनेंट, वो उसको थोड़ा कूल डाउन कर देगा। तो जब अपन स्टोरेज टैंक पे उसको डालेंगे तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो फ्लैश आउट हो रहे थे वो फ्लैश आउट नहीं होंगे, ठीक है। उसको वो प्रिवेंट करेगा। ये किसके लिए काम आता है कि जब अपना अगर फ्लोरेट्स कम है मतलब अपने पास लिक्विड अमाउंट कम आ रहा है, कम लिक्विड आ रहा है, कम ऑयल आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि जो भी टेम्परेचर है उसको अपन लो रखते हैं, ठीक है। सो दैट टू प्रिवेंट द स्टॉक टैंक लॉसेस, ताकि स्टॉक टैंक के लॉसेस हैं उनको अपन प्रिवेंट कर सके या उनको कम कर सके। सिंस द ट्रीटेड ऑयल विल नॉर्मली गो डायरेक्टली टू द स्टॉक टैंक विदाउट कूलिंग, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि अपन हीट एक्सचेंजर या कोई भी कूलिंग मीडिया प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको स्टोरेज टैंक में अपन डालते हैं। तो जहाँ पे स्मॉल फ्लो रेट्स होती है वहाँ टेम्परेचर अपन थोड़ा कम रखते हैं या लो रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर है लिक्विड हाइड्रोकार्बन स्टेबिलाईजर, ठीक है। स्टेबिलाईजर की बात करते हैं, आपका 4 टाइप का मेथड है। अब क्या होता है, इसमें भी अलग अलग टाइप के स्टेबिलाईजर होते हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक जो उसमें प्रोसेस होगा वो सेम होगा, बट जो कुछ अलग अपन एक्स्ट्रा इक्विपमेंट उसमें ऐड करेंगे वो देख लेंगे, ठीक है, कि उसमें डिफरेंस क्या है। अब ये जो स्टेबिलाईजर है वो क्या कर रहा है कि जनरली अपन जो हीटर की बात कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, अभी अपन ने मल्टी स्टेज सेपरेशन देखा था, उसमें अपन ने क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था बट उसमें प्रेशर वेरी कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या होता है कि सेम मल्टी स्टेज सेपरेशन की तरह ही होता है, बट इसमें क्या है कि टेम्परेचर आपका हर एक स्टेज पे वेरी करता जाएगा और आप प्रेशर है वो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर ये डायग्राम में देखेंगे अपन, इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे अपना हाई प्रेशर सेपरेटेड था, देन इंटरमीडिएट प्रेशर था, देन लो प्रेशर था, ठीक है। उसमें प्रेशर वेरी कर रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। बट इस प्रोसीजर में क्या होगा कि जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या है, वेल में से यहाँ पे जितने भी वेल है उससे वो फ्लूइड मिला है अपन को। फ्लूइड किस में, इनलेट में जा रहा है, लो टेम्परेचर सेपरेटर। यहाँ पे लो टेम्परेचर सेपरेटर है जिसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, ये लो टेम्परेचर सेपरेटर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हीट एक्सचेंजर है, उसके बाद अपन नेक्स्ट जान रहे हैं कौन सा, वो है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, और जो भी कंपोनेंट अपन को फ्लैश आउट करने हैं वो फ्लैश आउट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे और भी कंपोनेंट, डिजायर्ड कंपोनेंट जिनको अपन फ्लैश आउट करना चाहते हैं वो नहीं होंगे, तो अपन क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर सेपरेटर में डालेंगे, देन उसको कूल करके अपन स्टॉक टैंक में डाल देंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें अपन टेम्परेचर को वेरी करते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और ये प्रोसीजर क्या होता है कि इतना एफिशिएंट नहीं होता है, और ये जो सेपरेटर अपने लो प्रेशर लो टेम्परेचर ये वाले सेट करने होते हैं, ये क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट टू डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए अपन ने क्या करा है कि एक जो अपना प्रेशर वेसल है
उसमें ही क्या कर दिया कि उसका जो बॉटम का टेम्परेचर है वो अपन ने हाई रखा है, उसके टॉप का टेम्परेचर है वो लो है, ठीक है। और उसके अंदर ट्रे लगा के एक स्ट्रक्चर जनरेट कर दी है मल्टी स्टेज की तरह, ठीक है। उसमें उस पर्टिकुलर वेसल के अंदर की अलग अलग सेपरेटर यूज करके अपन ने स्टेजेस नहीं बनाई, एक ही टावर के अंदर एक वर्टिकल टावर बना दिया, उसी के अंदर अपन ने ट्रेज लगा दिए, ठीक है। कैसे, इसका डायग्राम देखते हैं कि वो ट्रे कैसे लगती है, स्टेबलाइजर कॉलम कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेबलाइजर कॉलम होता है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया कि यहाँ से जो अपना फीड आएगा, फिर इसके अंदर अपन ने क्या ये ट्रे लगा दिया अलग अलग, ठीक है। ये आपने ट्रेज लगाई है, ठीक है। ये ट्रे होती है वो डिफरेंट होती है कि ये परफोरेटेड ट्रे हो सकती है या फिर बबल कैप ट्रे हो सकती है या फिर प्लेन ट्रे हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि यहाँ से क्या जैसे ही फीड आया आपका, ठीक है, अगर लिक्विड यहाँ पे अपन हीट प्रोवाइड कर रहे हो, लिक्विड यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें से जो फ्लैश आउट होना है वो क्या है, वो यहाँ से फ्लैश आउट होता जाएगा और यहाँ आउटलेट में मिल जाएगा, ठीक है। और जो लिक्विड कंडेंस होना है वो क्या होगा, कंडेंस होकर धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, और जो फ्लैश आउट होनी है वो यहाँ से फ्लैश आउट होके ऊपर जाती जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये आपका स्टेबलाइजर कॉलम होता है, ठीक है। ये जनरली जो अपन लिक्विड हाइड्रोकार्बन स्टेबलाइजर की बात कर रहे थे उसमें लगा होता है, ठीक है। अब वो प्रोसीजर देखते हैं। ये आपका सिंपल फ्लो डायग्राम होता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसमें अपन देखते हैं कि स्टेबलाइजर कॉलम लगा है, ठीक है। कॉलम बता दिया कि कॉलम कैसे वर्क करता है। अब देखते हैं कि ये प्रोसीजर में कैसे फ्लो करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट आपका है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो भी वेल से जो स्टीम यानी जो भी फ्लूइड आया है वो क्या करेगा, फ्लोज टू ए हाई प्रेशर 3 फेज सेपरेटर। जैसे अपन ने बोला कि एक 3 फेज सेपरेटर के थ्रू पास होके आएगा जो फ्लूइड, उसको अपन क्या करेंगे, उसमें क्या होंगे कि जो लाइट एंड्स हैं आर कूल्ड एंड एंटर टू स्टेबलाइजर टावर एट ए प्रेशर ऑफ 100 to 200 psi, ठीक है। इसमें क्या किया, ये प्रोसीजर है, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका हाई प्रेशर सेपरेटर है, ये सेपरेटर आपका 1000 psi पे है, ठीक है। ये सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस वाटर जो भी सेपरेट हुआ है सेपरेटर पे वो सेपरेट हो जाएगा, और जो गैसेस सेपरेट हुई है वो यहाँ पे गैसेस मिल जाएगी। उसके बाद जो भी ऑयल बचा है वो क्या होगा, यहाँ से पास होके एक वॉल्स के थ्रू पास हो गया, मिक्सिंग के थ्रू, देन वो जाएगा उसमें स्टेबलाइजर कॉलम में, ठीक है। और जितने भी लाइटर एंड्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, कूल डाउन हो जाएंगे, और ये कितने प्रेशर पे जाएंगे, 100 to 200 psi प्रेशर पे, ठीक है। और ये किस में एंटर करेंगे, आपके स्टेबलाइजर कॉलम में। और इस कॉलम में अपन ने बोला कि यहाँ पे क्या होती है, ऐसे ट्रेज लगी होती है, ठीक है, ट्रेज लगी होती है। अब इसमें क्या की थी, जो भी आपका लिक्विड एंटर किया है उसको क्या करेंगे अपन, एज द लिक्विड फॉल्स फ्रॉम ट्रे टू ट्रे। जैसे मैंने बोला कि स्टेबलाइजर कॉलम में ऐसे ट्रेज लगी होती है, वो क्या होगा कि जो लिक्विड अपन ने फीड किया है वो ट्रे से ट्रे में क्या होगा, ऐसे डाउन में आता जाएगा, ठीक है। ये जो आपका कॉलम है इसमें ऐसे ट्रे लगी हुई है, ये ऐसे ट्रेज लगी हुई होगी, ठीक है। यहाँ से लिक्विड आपने फीड किया तो लिक्विड क्या होगा, एक पर्टिकुलर हर एक ट्रे पे ऐसे गिर के फिर नीचे आता जाएगा, फॉल होता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। ट्रे टू ट्रे मतलब लिक्विड फॉल्स फ्रॉम ट्रे टू ट्रे इन द स्टेबलाइजर। देन बॉटम पे अपन क्या कर रहे थे, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे उसके बॉटम से। इट इज हीटेड बाय हॉट गैसेस बबलिंग थ्रू द लिक्विड, ठीक है। और अपन जब नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे गैसेस क्या होगी, सेपरेट होगी। यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको अपन यहाँ पे जो अपन ने रीबॉयलर लगा रखा है, रीबॉयलर का काम क्या होगा कि यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड है इसको उतनी हीट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कॉलम्स के थ्रू आपका लिक्विड क्या है, हर एक ट्रे पे फॉल होता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये फॉल होता हुआ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर ज्यादा है इसका बॉटम पे, तो जो भी गैसेज होगी वो क्या होगी, फ्लैश आउट होगी। और जो ये फ्लैश आउट होगी वो गैसेज क्या होगी, उनका टेम्परेचर हाई होगा, वो हॉट होगी कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। तो ये गैसेज क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी लाइटर होने की वजह से, और लिक्विड आपका फॉल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा,
जाएगी, उसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो आपका हीटेड होगा, ठीक है। ऑन ट्रे सम ऑफ द लिक्विड्स आर वेपराइज्ड। इसमें ट्रे में क्या होगा कि जब हॉट गैसेस, लिक्विड आपका नीचे आ रहा है और हॉट गैसेस ऊपर जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी वजह से जो कुछ लिक्विड का पार्ट है वो क्या होगा, वेपराइज होगा, ठीक है। एंड सम ऑफ द हॉट गैसेस आर कंडेंस, और लिक्विड के कांटेक्ट में आने की वजह से, क्योंकि लिक्विड आपका ठंडा है तो उसकी वजह से कुछ जो हॉट गैसेस है वो क्या होगी, वापस कंडेंस हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या होगा कि ये ट्रे में से पास कर रहा है आपका, ठीक है। ये लिक्विड आपका एंटर किया, हर एक ट्रे पे फोल्ड करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ आया लिक्विड, तो लिक्विड क्या होगा, गर्म हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है बॉटम पे, तो इसमें से क्या गैसेस फ्लैश आउट होगी, और ये सारी गैसेस क्या होगी, इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हॉट गैसेस होगी। अब ये हॉट गैसेस ऊपर की ओर जा रही होगी ना, ठीक है, और ये लिक्विड आपका थोड़ा टेम्परेचर उसका कम है, थोड़ा कूल डाउन है कंपेयर टू हॉट गैसेस, तो उनकी वजह से लिक्विड आपका क्या होगा, उसको हीट मिलेगी, तो इसमें से कुछ गैसेस और वेपराइज, मतलब लिक्विड का कुछ पार्ट वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। और ये हॉट गैसेस लिक्विड के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें से कुछ गैसेस वापस कंडेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होगा। उसके बाद क्या होगा, द लिक्विड फॉलिंग डाउन बिकम रिचर एंड रिचर इन हेवियर फ्रैक्शंस एंड लीनर इन लाइटर फ्रैक्शंस या लाइटर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, क्योंकि लिक्विड ऊपर से फॉल कर रहा है तब उसके अंदर क्या था, सारे फ्रैक्शंस थे, ठीक है। बट जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो अपन ने बोला कि उसमें से कुछ गैसेस, जो कुछ लिक्विड है वो वेपराइज हो रहा है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे हर एक ट्रे पे नीचे आता जाएगा वो लिक्विड आपका रिच बनता जाएगा, किसमें, हैवियर कंपोनेंट्स में, ठीक है, और वो लीनर मतलब उसमें जो लाइटर कंपोनेंट्स का फ्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो बॉटम पे आएगा, ठीक है। एट द बॉटम सम ऑफ द लिक्विड्स आर साइक्ल्ड टू a reboiler where they receive heat to provide the necessary bottom temperature 90 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये जो लिक्विड बॉटम पे आया है बॉटम हीट एक्सचेंजर, इसके क्या होता है कि बॉटम में जब फीड आपका आप इनलेट कर रहे हो तब वो फीड हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होके जाएगा, और जब प्रोडक्ट आपका आउटलेट पे मिलेगा वो भी हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होके जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि अपन डिफरेंट क्या है दोनों प्रोसीजर में। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आपका सेपरेटर से फ्लूइड मिला, वेल से फ्लूइड आया, सेपरेटर में गया, हाई प्रेशर सेपरेटर में, ठीक है। देन आपका उसमें क्या हो रहा था कि डायरेक्ट यहाँ पे कूलर में जाके और स्टेबलाइजर में जा रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपने बीच में एक हीट एक्सचेंजर पुट किया है, ठीक है। देन वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू होके फ्लूइड यहाँ पे स्टेबलाइजर कॉलम में जा रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे सिंपली अपना क्या था, रिबॉयलर था, यहाँ पे भी रिबॉयलर है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, आपने एक रिफ्लक्स पंप यहाँ पे पुट किया है और एक आपने कंडेंसर पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी अगर इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स जो अपने बाहर मिल रहे थे गैस के आउटलेट में, जो कोल्ड फीड स्टेबलाइजर था उससे डिफरेंट है। इसमें क्या है कि अपन ने रीबॉयलर तो था ही सही, उसमें प्रिंसिपल दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बट इसमें आपको रिकवरी एंड एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया, एक रिफ्लक्स पंप, एक कंडेंसर, ये दो चीज आपने एक्स्ट्रा इसमें पुट किया है, ठीक है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन दोनों का एडवांटेज क्या है कंपेयर टू कोल्ड फीड स्टेबलाइजर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो भी आपका वेल फ्लूइड है, वेल से जो भी फ्लूइड आया वो क्या होगा, हीटेड बाय द बॉटम प्रोडक्ट एंड फीड टू द स्टेबलाइजर, ठीक है। इसमें आपके स्टेबलाइजर के टॉप पे अपने जो हीट एक्सचेंजर अपन ने यूज किया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो आपका हीट एक्सचेंजर है वो क्या करेगा, फीड को क्या करेगा, हीटेड अप करेगा। देन आपका यहाँ पे स्टेबलाइजर के टॉप पे उसको इनलेट पे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, इसमें टावर्स टॉप टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय कूलिंग एंड कंडेंसेट बैक टू द टावर, ठीक है। टावर के जो टॉप का टेम्परेचर है वो किसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, जो आपने वहाँ पे कंडेंसर लगा रखा है उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे अपन ने टॉप पे देखो ये कंडेंसर लगा रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे टॉप का टेम्परेचर है वो उसकी वजह से मेंटेन होगा, ठीक है, कंट्रोल होगा।
दिस कॉन्फ़िगरेशन has better control and higher recovery of heavier fractions than cold feed stabilizer even though principles are the same। ठीक है, जो इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, बट ये क्या करता है कि एक बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है और जो रिकवरी है हायर फ्रैक्शंस की वो कंपेयर टू कोल्ड फीड स्टेबलाइजर उसकी कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, it goes tray to tray richer in the heavier components, stabilized liquid is cooled in the heat exchanger by the feed stream। ठीक है, ये क्या प्रिंसिपल सेम है, ट्रे बाय ट्रे लिक्विड फॉल डाउन करेगा बॉटम पे और जो गैसेस होगी वो आपकी फ्लैश आउट होगी, वो जाएगी टॉप पे। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका फ्लूइड आपका आउटलेट पे मिलेगा वो क्या होगा कि जो इनलेट फ्लूइड है जो कि कोल्ड है वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा, तो ये इनलेट फ्लूइड आपका कोल्ड है और जो आउटलेट पे फ्लूइड मिल रहा है वो हीटेड है, तो दोनों में क्या दोनों हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी और जो ये बॉटम प्रोडक्ट अपना जो हीटेड अप है जिसका टेम्परेचर हाई है वो उसके टेम्परेचर को लो कर देगा या थोड़ा कूल डाउन कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये आपका हीट एक्सचेंजर है, ये यहाँ से कहाँ है आपका जो फीड है वो इस हीट एक्सचेंजर को पास करके जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपने बोला कि जो भी फीड है वो हीटेड अप थोड़ा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके अपन इनलेट पे देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड आएगा जो अपना बॉटम पे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बॉटम पे बहुत ज्यादा हीटेड अप मिलेगा। ठीक है, तो ये हीटेड जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो यहाँ से पास होगा और यहाँ पे स्टोरेज टैंक के यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कूल डाउन हो जाएगा, जो फीड है आपका वो हीटेड अप हो जाएगा। ठीक है, दोनों हीट एक्सचेंजर में, तो एक ही हीट एक्सचेंजर आपका क्या काम कर रहा है कि जो फीड है उसको हीटेड अप करने का काम कर रहा है और जो हीटेड अप प्रोडक्ट आ रहा है जिसको अपन को कूल डाउन करना है वो उसको कूल डाउन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है एट द टॉप ऑफ द टावर मिडिल फ्रैक्शंस आर कंडेंस्ड। जो टॉप का पार्ट है जो अपन ने बोला कि इंटरमीडिएट फ्रैक्शन थे वो भी फ्लैश आउट हो रहे थे। ठीक है, तो जो मिडिल फ्रैक्शन है वो क्या होंगे वहां पे टॉप पे वापस कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस क्यों हो जाएंगे क्योंकि वहां पे अपन ने कंडेंसर लगाया है। ठीक है, कंडेंस सेपरेटेड एंड पम्प्ड बैक टू टॉप ट्रे ऑफ द टावर, द लिक्विड इज कॉल्ड रिफ्लक्स। ठीक है, और ये जो लिक्विड अपन वापस पंप बैक कर रहे हैं स्टेबलाइजर कॉलम में उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जो इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स थे यहाँ पे जो मिडिल कंपोनेंट्स थे वो क्या होंगे यहाँ पे वापस कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे, तो क्या यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके उसको अपन रिफ्लक्स ड्रम के थ्रू पास करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये फ्यूल गैस या कंप्रेसर होता है। ठीक है, वो कंप्रेस होगा, देन वो क्या होगा वापस रिफ्लक्स पंप के थ्रू क्या लिक्विड में कंडेंस हो गया और वो वापस उसको अपन इनलेट पे दे रहे हैं इसकी टॉप ट्रे पे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन जो लिक्विड यहाँ पे वापस इनलेट पे देंगे स्टेबलाइजर कॉलम पे उसको बोलते हैं अपन रिफ्लक्स। ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड फॉर बॉयलर डिपेंड्स ऑन कूलिंग एंड कंडेंसेशन। ठीक है, जो बॉयलर है आपका रीबॉयलर है उसको हीट कितना रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि जो ये अपन को कूलिंग रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है और जो कंडेंसेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, द हॉटर द बॉटम टेम्परेचर द ग्रेटर परसेंट ऑफ द लाइटर फ्रैक्शंस बॉइल्ड आउट ऑफ द लिक्विड बॉटम लिक्विड। ठीक है, जितना ज्यादा हीट अगर बॉटम पे टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो क्या लाइटर फ्रैक्शंस है वो क्या ज्यादा अमाउंट में बॉइल्ड आउट हो जाएंगे जो बॉटम का लिक्विड है उसमें से। ठीक है, एंड उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो बॉटम लिक्विड का बहुत कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से जो लाइटर फ्रैक्शंस है वो बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में उसमें से सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो रीबॉयलर का टेम्परेचर अगर यहाँ पे अपन ने बहुत ज्यादा रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा इसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, तो ज्यादा कंपोनेंट है लिक्विड में से वो वेपराइज हो जाएंगे और उसकी वजह से जो लिक्विड बॉटम पे मिलेगा उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन को हीट बैलेंस है जो स्टेबलाइजर की, ठीक है, तो अगर अपन को वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम चाहिए तो बॉटम का टेम्परेचर अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक की क्रूड स्टेबलाइजेशन क्या होता है, क्यों करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से मेथड्स में क्या डिफरेंस है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, और उन मेथड्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है,
थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टोरेज टैंक्स। ठीक है।